जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान में आरक्षण का ये मुद्दा क्या है, ये क्यों चर्चा में है, इंदिरा साहनी बात क्या है, वीपी मंडल कमीशन वगैरह क्या है। इन सभी विषयों के बारे में क्रमबद्ध रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आरक्षण का मुद्दा क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारतीय संविधान से होती है। भारतीय संविधान के ही पहले आप चाहें तो अंग्रेजों के ज़माने में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वहाँ पर भी विशेष जो वर्ग हुआ करते थे, चाहे एसटी वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, जिन्हें उस ज़माने में आपने हरिजन वर्ग करके कहा था, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाई गई थी और उन्हें आरक्षण प्रदान किए गए थे। इसी संबंध में 1909 का अधिनियम सबसे खास कहलाता है। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो अपने आप में काफ़ी खास है, तो उसका एक बैकग्राउंड है। उस पर मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके आगे चर्चा आपसे करना चाहूँगा। भारतीय संविधान के लागू होने या उसके बनने के दौरान जो चीज़ें आई थी वो ये थी कि समाज का एक बहुत ही खास वर्ग होता है जो कि समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ होता है, यानी पीछे होता है। एजुकेशनली पीछे होता है, सोशल स्ट्रक्चर में हम देखें तो वो पीछे होता है, आर्थिक रूप से भी पीछे होना उसका स्वाभाविक ही है। तो वहाँ पर इस बात को उठाया गया था और यही वजह थी कि उनके जो प्रतिनिधि थे और लोगों की डिमांड पर संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई। संविधान में साफ साफ कहा गया है, कुछ अनुच्छेद उससे संबंधित बहुत ही खास हैं। मूल संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों में यदि हम देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 15 अंडर सेक्शन 4, 16 अंडर सेक्शन 4, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। ये वो अनुच्छेद हैं जहाँ पर सबसे प्रारंभिक रूप से आपको आरक्षण के बारे में अवधारणा देखने को मिलती है। संविधान में जो शब्द यूज़ किया गया वह यह है कि जो भी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी उन्नति, उनके तथा विकास के लिए शासन के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। इनमें से एक व्यवस्था क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है। एक्चुअली भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 to 18 आपको समानता के अधिकार से संबंधित है। आरक्षण की अवधारणा कहीं ना कहीं असमानता से संबंधित है, खासकर एक अलग प्रकार के व्यवहार करने से संबंधित जो कि समानता के सिद्धांत का पूरी तरह आश्रित नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि समाज के जो कुछ खास वर्गों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए है, तभी वो समाज में आगे आ सकते हैं, उनका विकास सही तरीके से हो सकता है। तो उनके लिए इस समानता के अधिकार के, या कहना चाहिए इस आर्टिकल्स के थोड़ी सा इतर जाती हुई जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो संविधान में ही दी हैं कि हाँ आप ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप यानी सरकार ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती हैं। तो इसके तहत वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान आता है। भारत में मुख्यतः हम देखें कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें एसटी वर्ग, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग, महिलाओं को, दिव्यांगों को आदि हम देखते हैं। तो ये अवधारणा वहाँ से निकल कर आई। अब मुद्दा ये आता है कि वर्तमान में ये क्यों चर्चा में, तथा इससे संबंधित कौन कौन से विषय वस्तु हैं। ये अभी वर्तमान में चर्चा में आने का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी या एक केस था, जिसे कहना चाहिए कि मराठा आरक्षण से संबंधित अभी हाल ही का लेटेस्ट का मुद्दा है। एक्चुअली महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने 16% आरक्षण मराठों को देने के संबंधी प्रावधान किया। इस प्रावधान को सबसे पहले चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में इस पर जब निर्णय आया तो बिल्कुल शॉर्ट में उस बात को कहेंगे कि हाईकोर्ट ने उस आरक्षण को तो जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ 16% की बजाय घटाकर उसको 13% और 12% किया जाए, दो अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कहा कि साहब एजुकेशन सेक्टर में उसको उठाकर आप कितना कर दीजिए, 12% कर दीजिए, जबकि वहीं शासकीय सेवाओं के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो उसको 13% कर दीजिए, ये हाईकोर्ट ने कहा। उसके पश्चात तो पुनः ये मामला कहाँ आ जाने वाला, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, तथा इस मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। मई 2021 में इस पर सुनवाई हुई है। जून 2021 में हम देखते हैं इस पर काफ़ी चर्चा रही, रिट पिटीशन इस पर आई थी और उस पर पुनः निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की इसमें 5 जजों की बेंच बनी थी, जिनमें से जो चीफ थे अशोक भूषण जी, जस्टिस अशोक भूषण जी, उन्होंने इस पर निर्णय दिया। इसके साथ साथ 2 मुद्दे और भी निकल कर आ गए कि अब ये आरक्षण का बैकग्राउंड कहाँ से है, प्लस ये जो बेंच बनी तो इनके सामने जो मुद्दा था ना केवल मराठा आरक्षण का था बल्कि और भी कुछ मुद्दे थे। मराठा आरक्षण में एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि उसमें 50% से अधिक रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में ऑलरेडी रिजर्वेशन लागू है। 1992 में एक खास केस आया था, इंदिरा साहनी वाला केस, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय ये देता है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इस सीमा का या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उल्लंघन हुआ। किस मामले में, महाराष्ट्र के मामले में। हालांकि यह उल्लंघन अनेक राज्यों में हमको देखने को मिलता है, चाहे आप तमिलनाडु देख लें, चाहे महाराष्ट्र का देख लें, चाहे मध्य प्रदेश का भी वर्तमान का भी प्रावधान देखेंगे तो भी ये मामला आया। वहाँ पर इस पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना जो पक्ष रखा उसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। किस मामले पर, इंदिरा साहनी वाला जो वाद है जिसमें 50% उन्होंने कहा था, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो इसके कारण ये मुद्दा यहाँ पर चर्चा में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर डिसीजन दिया हुआ है, उनका डिसीजन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। क्या क्रिस्टल क्लियर है
उसमें ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, उस पर पुनर्विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बातें इंदिरा साहनी केस में कही गई थी वही मान्य है तथा उनका सम्मान किया जाना चाहिए उस वर्डिक्ट का। तो अब यहाँ से ये मुद्दा निकल कर आता है इंदिरा साहनी वाला। अब इंदिरा साहनी जी वाला ये जो केस है ये कहाँ से निकल के आया है जड़, तो मैंने कहा कि संविधान के लागू होने के पश्चात से ये स्थिति बन गई थी। संविधान में स्पेशल प्रावधान दिया हुआ कि एसटी एससी वर्ग, महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए आप प्रावधान कीजिए। इसके तहत प्रावधान किया गया, एक कमेटी बनाई जाती है। 1953 में काका कालेलकर साहब कमेटी बनती है। विशेषकर यह बनती है किस चीज़ के लिए? ओबीसी के लिए। बाकी वर्गों के लिए अलग अलग कमेटियाँ आने वाली, उनकी रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया जाएगा। 53 में काका कालेलकर कमेटी बनती है। 1955 में यह समिति अपना डिसीजन देती है या अपनी अनुशंसाएं देती है। अनुशंसाएं में जो भी बातें कही गई थी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसे अव्यवहारिक मानती सरकार, और इस प्रकार से काका कालेलकर आयोग की जो भी रिपोर्ट्स थी उनको उठाकर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार से ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था वहाँ से ठंडे बस्ते में चला जाता है। कई दशकों तक ये ठंडे बस्ते में रहेगा, परंतु आप जानते हैं वोट बैंक की राजनीति और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मुद्दों को बार बार जानबूझकर सामने लाते हैं। 1978 में एक कमीशन बनता है, दैट इज वीपी मंडल कमीशन या आयोग के नाम से आप उसे जानते हैं। वीपी मंडल जी की अध्यक्षता बना था। क्यों बनाया गया था? कि ओबीसी के बारे में उनका जो प्रतिशत कम है शासकीय सेवाओं में तथा उनकी जो शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी है उसको बेहतर बनाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस चीज़ के लिए आयोग बनता है। आयोग ने अपनी रिपोर्टें 2 वर्ष के पश्चात में दी। 1980 में आयोग अपनी रिपोर्टें दे देता है। उस समय सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन 10 साल के बाद में भारत में राजनीतिक स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं तथा राजनीतिक लाभों को लेने के लिए और भी कुछ कारण रहे होंगे, शायद, मुझे नहीं पता। उसके लिए सरकार एकदम से ये मुद्दा उठाकर ले आती है और पीवी नरसिंह राव जी की सरकार के दौर में हम देखते हैं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये फाइनलाइज होता है। इसके पहले और भी सरकारें आई थी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठा लिया था, परंतु फाइनली पीवी नरसिंह राव जी के काल में हम देखते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पर जो मंडल कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन को लागू किया गया, ठीक, 27% ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया। कई लोग इस बात से सहमत नहीं हुए, देश भर में काफ़ी विरोध भी होने वाला है, कई लोग इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचेंगे। उनमें सबसे खास जो नाम कहलाता है जिस पर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की थी वह थी उस जमाने की एक फेमस पत्रकार श्रीमती इंदिरा साहनी जी, जो कि आज एक प्रख्यात वकील भी कहलाती हैं भारत की। इस मामले को ले जाती हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली सरकार ने उस जमाने में 3 काम किए थे, आपको बता दें। पहला, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। दूसरा, उस जमाने की सबसे पहली बार आपको देखने को मिलता है खास घटना में 10% रिजर्वेशन, स्पेशली किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। समाज का सामान्य वह वर्ग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसके लिए सबसे पहली बार प्रावधान कौन लेकर आती है? कांग्रेस सरकार उस जमाने में 10% का रिजर्वेशन लेकर आती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जब ये रिजर्वेशन दिया जाएगा तो 50% वाली जो सीमा है वह क्रॉस हो जाएगी, जिसके कारण काफ़ी विरोध भी होगा। तो इन 3 मुद्दों पर विशेषतर हम देखते हैं कि यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और उस पर विचार किया जाता है। इंदिरा साहनी मामले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक बेंच बनती है। बेंच का मतलब होता है पीठ, इसका मतलब है कि 9 न्यायाधीश विषम संख्या में होते हैं, प्राय न्यायाधीश चाहे 7 हों, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो। 9 न्यायाधीशों की बेंच बनती है और उस पर वो निर्णय देती है। जो भी 9 के 9 न्यायाधीश देते हैं निर्णय, वो अपना अपना वोटिंग देते हैं, उसमें जो मत बहुमत में आ जाएगा उस बात को स्वीकार कर लिया जाता है। 9 बेंचों में बहुमत जो निकल कर आता है वह यह होता है कि 27% वाला रिजर्वेशन उसको तो जारी रखिए, 10% वाला जो रिजर्वेशन है उसके कारण यह हो रहा था कि 50% की सीमा का अतिक्रमण हो रहा था, तो उस चीज़ को अभी वहाँ पर उठाकर कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देंगे, उस सीमा को नहीं लागेंगे। साथ ही इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए, विशेषकर ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ओबीसी वर्ग के लिए एक अलग से आप बॉडी बनाइए, कमीशन बनाइए जो कि परमानेंट निकाय हो या बॉडी हो। इसी के तहत 1993 में 1993 में एनसीबीसी करके बनने वाला, उस जमाने उसको कहा जाता था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करके, ठीक है। अब उसके बाद में हम मामला देखते हैं, यह पुनः निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट के और भी कई ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें वो बात कहते हैं 50% के आरक्षण वाली। 92 वाला वो जो मामला था उसमें एक पॉइंट और भी था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में करके कहा था। बाद में और भी सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आते हैं जिनमें इन बातों को क्लैरिफाई किया गया है। कुछ दशकों से हम देखें भारत में, या कुछ वर्षों से आप कह लीजिए, कि अनेक राज्यों में रिजर्वेशन को लेकर मामले चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण वाला मामला हो, राजस्थान में गुर्जर वाला हम देख लेने वाले हैं, जाटों वाला देख लेंगे, हरियाणा में भी देखते हैं,
गुजरात में पटेलों का आंदोलन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी यह मामला चल रहा है। राज्य सरकारें क्या होती हैं कि अपने कुछ हितों के लिए या जनता को लुभाने के लिए, या ये भी कहना चाहिए कि जनता के कुछ ही खास वर्ग का वाकई में उनको लगता है कि पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वो रिजर्वेशन की जो संख्या है या सीटें हैं या जो प्रतिशत है उसको बढ़ा देते हैं। विशेषकर किस सेक्टर में? शासकीय नौकरी में उनके रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए कि हाँ, उनका रिप्रेजेंटेशन वाली आबादी उनकी 40% है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर 4% है, तो वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है कि नहीं साहब, जितनी आबादी है उतना तो प्रतिशत तो हो ही इनका। तो ये चीज़ें वहाँ पर करने के उद्देश्य से भी सरकारें ये सब निर्णय लेती हैं। तो ऐसे ही राज्य सरकारों ने निर्णय लिया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया, मराठों को 16% आरक्षण दिया। मामला अंततः पहुंच जाने वाला कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। पुनः इंदिरा साहनी जी वाला वो केस निकल कर आएगा। महाराष्ट्र सरकार कहेगी साहब उस पर पुनर्विचार कीजिए, 50% की जो सीमा है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि अनेक राज्यों में वैसे भी इसका पालन नहीं हो रहा, हमारे राज्य पर स्पेशली क्यों? तमिलनाडु में आप साफ देखते सबसे ज़्यादा प्रतिशत आरक्षण वहाँ पर 50% से पक्का क्रॉस कर चुके हैं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता। तो हमने क्या गलत किया हुआ है? तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उस चीज़ पर जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने साफ साफ कह दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है इंदिरा साहनी जी वाला जो मामला उस पर पुनर्विचार करने की। हालांकि उम्मीद पहले यह थी कि शायद उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पुनर्विचार तो नहीं किया गया, साफ मना कर दिया, लेकिन मान लो इन केस पुनर्विचार उस पर करना होता तो क्या सिचुएशन बनती? सिचुएशन ये बनती, सबसे खास पॉइंट जो आपके लिए ध्यान रखने का या समझने का है कि इंदिरा साहनी जी वाला जो वर्डिक्ट था उसमें 9 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की खुद के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णयों को बदलने का एक खास प्रावधान होता है। वह प्रावधान ये है कि जितने भी मेंबर्स की बेंच ने वह निर्णय दिया है, अगली जो बेंच पुनर्विचार के लिए बनेगी उनसे ज़्यादा मेंबर्स की होनी चाहिए। यानी 9 मेंबर्स की बेंच थी जिन्होंने वह डिसीजन दिया था, अगली जो बेंच बनेगी वह 9 से तो ज़्यादा की ही होगी, यानी 11 की होगी या 13 की होगी, सदैव विषम संख्या में होती, ताकि जब वोटिंग हो तो ऐसा ना हो कि 50% की सीट पर अटक जाए। तो मान लो 10 लोगों की सीट्स बन गई, बेंच बन गई, 5 ने कहा या 5 ने कहा नो, अटक जाओ तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी विषम संख्या 7, 9, 11, 13 इस तरह करके हमको बेंच देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा मामला वहाँ पर चर्चा में भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले मामले जो केस है उसको क्लियर कर दिया। साथ ही साथ अभी जो निर्णय आया हुआ उनका वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो निर्णय ये है कि उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 342 अंडर सेक्शन ए का सम्मान किया जाना चाहिए। अंडर सेक्शन ए। अब ये क्या कहलाता है? आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में 102वां संविधान संशोधन किया गया है वर्ष 2018 में, जो कि विशेषता संबंधित है किससे? ओबीसी से संबंधित है। ओबीसी के लिए जो 1993 में आयोग बना था उस आयोग को समाप्त कर दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के तहत। उसके स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया है जिसको कहा जाता है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस करके कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करके आप इसको कहते हैं। इस संविधान संशोधन में 2 आर्टिकल्स को जोड़ा गया है संविधान में विशेषकर। एक है 342 अंडर सेक्शन ए। 342 अंडर सेक्शन ए क्या बोलता है? यह बोलता है कि राष्ट्रपति को इस मामले में शक्ति प्राप्त है कि वह निर्धारित करेगी कौन कौन से लोग जो हैं ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। राष्ट्रपति निर्धारित करे का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी तथा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वह बात है, इसका मतलब सरकार निर्धारित करती है। क्लियर? सरकार ने इस बात को निर्धारित करने का अधिकार है, यानी कि केंद्र सरकार के पास में है, ना कि राज्य सरकार यहाँ पर कहा गया। तो ओबीसी में कौन कौन आएंगे नहीं आएंगे यह बात कहाँ पर क्लियर की है? 342 में। कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है, ये वाली बात। इसका सम्मान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि अब राज्य के पास में क्लियरली शक्ति नहीं है कि वह किसी भी जाति वर्ग को ओबीसी में शामिल कर सकें। किसके पास में शक्ति है? सेंटर के पास में है, राष्ट्रपति महोदय के पास में, अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल 342 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात वहाँ पर निकल कर आती है। अब इसका मतलब यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो 16% आरक्षण दिया था वो तो गया ही गया, प्लस अन्य कोई भी राज्य सरकार यदि किसी खास जाति वर्ग विशेष में को ओबीसी में या अन्य कैटेगरी में शामिल करके उनको रिजर्वेशन देती हैं तो उनके पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वह भी असंवैधानिक कहलाएगा, गैर संवैधानिक कहलाने वाला है। इस प्रकार से यह जो आंदोलन चल रहा था विगत कई दशकों से हम देखें, चाहे गुजरात का पटेल आंदोलन जो कि काफ़ी हिंसक हो गया था, जाटों का आंदोलन ट्रेनों की पटरियां तक उखाड़ दी थी, इस पर रोक लगेगी और अब उनके पास में कोई अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार के ऊपर वो दबाव बनाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास में तो शक्ति ही नहीं है साहब उस चीज़ की। किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है वह शक्ति। क्लियर है वाली बात? तो ये पॉइंट अपन थोड़ी सा ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं, मैंने कहा 2 आर्टिकल को शामिल किया गया 102 का संविधान संशोधन के तहत, 342 अंडर सेक्शन ए, जबकि 338 अंडर सेक्शन बी को ही इसमें शामिल किया गया। ये क्या है 338 अंडर सेक्शन बी? 338 अंडर सेक्शन बी में कहा गया है कि ओबीसी वर्ग के जो भी लोग पीछे हैं या ऐसी जातियां या जो ऐसे समाज के लोग हैं, उनके बारे में शासन के पास में, सरकार के पास में शक्ति है कि उनका निर्धारण करें, उनके संबंधित जो भी शिकायत है उनकी स्थिति में जो भी सुधार करने के लिए कानून है या संविधान में जो प्रावधान उनकी समीक्षा करें तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। ये वाली बात कहाँ दी है? 338 अंडर सेक्शन बी में आपको दी है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मुद्दा था, हमने देखा। अगेन हम बात करते हैं, मैंने कहा आपसे, तो हमने इस पूरे टॉपिक में जो पॉइंट देखा कि सबसे पहला संविधान में इस बात का उल्लेख है, किन आर्टिकल्स में है, तो आपने इस बात को क्लैरिफाई कर लिया। उसके बाद में 1953 काका कालेलकर आयोग, उसके बाद 1978 वीपी मंडल कमीशन, मंडल कमीशन को ही या मंडल कमीशन के लिए ही या उसके खिलाफ ही इंदिरा साहनी जी कोर्ट में गई, तो उसमें जो निर्णय हुआ वह 1992 हुआ, जिसे कहा जाता है इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या इसका दूसरा नाम भी है मंडल जजमेंट, भी इसे ही कहा जाता है। स्पेशली किससे संबंधित है? तो ओबीसी से संबंधित है। हाल ही में मराठा आरक्षण का यह मामला निकल कर आया, लेकिन इससे कई समस्याओं का समाधान हुआ आरक्षण वाली भारत में जो निकल कर आ रही थी बार बार राज्यों को लेकर, कि अनेक पार्टियां या अनेक संगठन राज्य सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते थे और दबाव बनाते थे। वो बात बहुत क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है, राष्ट्रपति महोदय के पास में, कि किसको शामिल करें ओबीसी में और किसको नहीं करें। तो ये पॉइंट हमने देखा। ध्यान देने वाली बात है कि 102वां जो संविधान संशोधन है, जो कि 2018 में पास किया गया है, उसमें एनसीबीसी बनाने की बात कही है। हालांकि इस प्रकार का आयोग तो 1993 में आपका बन चुका था, लेकिन ये जो नया संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत ये किया कि पुराने वाले को समाप्त कर दिया गया है, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब उसके स्थान पर ये नई बॉडी आपकी वर्तमान में बनाई गई। तो इस वाली बात को आप थोड़ी सा याद रखिएगा। जो नई बॉडी बनाई गई उसमें क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं और क्या ऐसे सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, राष्ट्रपति उसके लिए फाइनलाइज करने वाले हैं, अपने हस्ताक्षर मोहर के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि उसमें कुल 5 मेंबर होने वाले हैं एनसीबीसी में। कौन कौन? एक अध्यक्ष होंगे, दूसरे उपाध्यक्ष होंगे, जबकि 3 अन्य सदस्य वहाँ होने वाले हैं। कार्यकाल की बात करें तो सरकार तय करेगी। नॉर्मली 3 वर्ष का कार्यकाल अभी फिलहाल में रखा जा रहा है। तो ये वाली बात ध्यान रखिए। काम क्या होंगे इनके काम यही है कि ओबीसी वर्ग के संदर्भ में सिफारिशें करना, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सभी मामलों में सिफारिशें करना। तो ये चीज़ें हैं। कई चीज़ों में हम देखें कि पुराने वाले से काफ़ी अलग भी है। फॉर एग्जांपल कैसे? कि उनके द्वारा यानी एनसीबीसी के द्वारा जो सलाहें दी जाएंगी वह सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। इस प्रकार से पहले वाले से या अभी वर्तमान वाले को भी हम देखें तो ये शक्तियाँ हैं उसकी। इसके साथ साथ हम देखें कि उसमें और भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें वह पुराने वाले से अलग होता है। फॉर एग्जांपल पुराने वाले में एक विशेषज्ञ समिति की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस चीज़ के लिए कि साहब उसको उसमें शामिल किया ही जाएगा विशेष निकाय के रूप में। वो वाली बात इसमें शामिल नहीं है। हालांकि इतना ज़्यादा अपन फोकस नहीं कर रहे उस चीज़ को, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एनसीबीसी की शक्तियाँ वगैरह क्या हैं। तो सिविल न्यायालय की उसको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती हैं अपने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, आप उनको जाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एनसीबीसी का तो अलग से ही वीडियो आपका पड़ा हुआ है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो आयोग है उसके बारे में वहाँ दिया है। तो ये करके हमने पूरा का पूरा टॉपिक देखा, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक के जितने भी पॉइंट हैं उसके महत्वपूर्ण हमने उनके बारे में देखा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझा। अब ध्यान दीजिए कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तथा मेंस में आपको इसको डेटा को किस प्रकार से उपयोग करना है। इतना पूरा वीडियो सुनने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको स्टडी नहीं करना है। ये टॉपिक अच्छी टेक्स्ट बुक्स में से अच्छे जो भी कंटेंट आपको जहाँ भी मिलता है आप उसमें से पढ़िए और उसके साथ में अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। ये वाला जो वीडियो आपके लिए ना केवल फैक्चुअल भी है बल्कि कॉन्सेप्चुअल में कई चीज़ों को समझने में सरल कर देगा, है ना। अब प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो सबसे पहली बात तो एनसीबीसी के बारे में आएगा, कब बना, अभी हाल ही में 102वां संविधान संशोधन क्या है उसके बारे में जाएगा। काका कालेलकर आयोग के बारे में जाएगा, किस वर्ष में गठित हुआ, तो 53 में गठित हुआ था। रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में दी। वीपी मंडल कमीशन कब का गठित है, 1978 का है। रिपोर्ट कब देंगे, 2 वर्ष बाद में 80 में देंगे। कब लागू किया जाएगा, 1990 में लागू किया जाएगा। उसको लेकर ही कोर्ट में केस चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा साहनी जजमेंट या वीपी मंडल कमीशन जजमेंट करके कहा जाता है। तो जजमेंट में कितने लोगों की बेंचेस थी, तो 9 लोगों की बेंचेस थी। वर्तमान में अभी वही मुद्दा आया था मराठा वाला, 16% आरक्षण वाली बात, तो वो अपन देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया उस चीज़ को लेकर और कहा है कि साहब 342 का भी सम्मान होना चाहिए तथा
इंदिरा साहनी जी वाला जो जजमेंट है उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए, उस पर सुनवाई करने की, पुनर्विचार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो अब जब आप इसको देखें, इनके फैक्टरों को, साथ ही साथ इसमें इससे ही आसपास सराउंडिंग में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। मेंस में भी आप देखें तो जो आपको मैंने इसके बारे में बताया है, एक बैकग्राउंड से उठाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक जो कहानी इसकी बनती है, यही आपको लिखनी पड़ती है। कुछ चुनौतियाँ इस चीज़ के सामने क्या कैसी हैं, नए चैलेंजेस कोई आ जाते हैं, करंट में कोई और नई घटना घटित हो जाती है या कोई ऐसा मामला आ जाता है, तो उसको आप उठाकर वहाँ जोड़ दीजिएगा। तो आप चाहे कोई भी स्टेट का पीसीएस वगैरह देने वाले हों, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले हों, एक सामान्य समझ के लिए भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। लोगों से आपस में चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, तर्क वितर्क वाली जो डिबेट्स होती है वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।